नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर। लगातार सबकी नजरें डोनाल्ड ट्रंप पर हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगला अब कदम ऐसा क्या उठाएंगे जिससे कि विश्व के कौन-कौन से ऐसे देश हैं जिससे कि उन पर नुकसान होगा। चाहे वो बात भारत की हो, चाहे फिर चीन की हो, सब देशों को लेकर और सब देशों को ये डर भी लग रहा है कि कहीं ऐसा तो कोई डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप नहीं ले लेंगे जिसकी वजह से उनके ऊपर कोई मुसीबत आए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक डिसीजन लिया कि जितनी भी वो इंटरनेशनल एड थी, चाहे वो विकास के लिए हो, चाहे मिलिट्री डेवलपमेंट के लिए हो, उस एड को उन्होंने कट कर दिया है। सिवाय 2 देशों को छोड़कर उनको रियायतें दी हैं, वो है इजिप्ट और दूसरा देश है इज़राइल। इस पूरे कवायद का हम संदर्भ समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ जो मेक्सिको से लोग कूद-फांद कर और अमेरिका में आ जाते थे, तो मेक्सिकन गवर्नमेंट ने ये कहा, क्योंकि यहाँ फ्लाइट चलाई गई थी अमेरिका की तरफ से, तो मेक्सिकन गवर्नमेंट ने कहा कि हम वहाँ पर प्लेन्स को लैंड नहीं करने देंगे और वो भी अब एक डेडलॉक जैसी स्थिति हो गई है। इस बीच में कई लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि देखिए, मोदी जी ने ट्रंप को कांग्रेचुलेट करने के लिए एक ट्वीट लिखा था, 3 दिन पहले लिखा था। वो 3 दिन से ज्यादा अब ऑलमोस्ट बीत रहा है, लेकिन आज तक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। अब ये सवाल जो उठाया गया है, ये गलत तो नहीं है कि भाई क्यों नहीं एक्नॉलेज किया या फिर डोनाल्ड ट्रंप को समय नहीं मिला, ये तो कहना मुश्किल है। और अगर उनको नहीं समय मिला तो ऐसा तो नहीं है कि वो खुद पर्सनली ट्वीट कर रहे हैं। उनकी टीम ने क्यों नहीं किया एक्नॉलेज, ये भी एक बड़ी बात है। हालांकि विदेश मंत्री वहां पर गए थे, उन्होंने शपथ ग्रहण का समारोह अटेंड किया, उसके बाद उनकी कुछ 1-to-1 मीटिंग्स भी हुई हैं, बहुत सारे एश्योरेंसेस उन्होंने दावे किए हैं कि वो मिले हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो बड़ी तस्वीर इस समय है भारत के लिए और बाकी देशों के लिए, उस पर भी आज चर्चा करने की जरूरत है। और आज हमारे साथ 2 खास मेहमान इस समय हैं। हमारे साथ प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट और जो कि डिप्लोमेट रह चुके हैं। प्रोफेसर पाशा, आपका स्वागत है। हमारे साथ गिरीश जोशी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर। गिरीश जी, आपका भी स्वागत है। और एक छोटी सी ट्वीट है जिसको मैं दिखाना चाहती हूँ, और नवीन अगर वो ट्वीट अगर आपके पास रेडी हो और अगर उस ट्वीट को आप प्ले कर दे। वो ट्वीट है नागेश्वर राव की, जो कि रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, वो समय समय पर बहुत कुछ लिखते हैं। तो उस ट्वीट को जरा आप प्ले करेंगे अगर, तो उसमें उन्होंने ये लिखा है और उसको मैं पढ़ देती हूँ कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने कहा है कि मिस्टर डोनाल्ड जे ट्रंप, it has been 3 days since Indian Prime Minister Narendra Modi has congratulated you upon your becoming the 47th president of US, as he claims you as his dear friend. In the interest of his good health, who may be having sleepless nights since you did not invite him to Trump inauguration 2025, at least acknowledge his congratulatory post. If not, thank him for that. इलॉन भाई, हमारा मोदी जी भाईचारा में विश्वास करते हैं, गलती तो होते ही रहते हैं, आप ट्रंप भाई को बोलो तो इतना जिद ना करे। इस तरीके की बात उन्होंने मिस्टर नागेश्वर ने लिखी है, नागेश्वर राव ने। उनके ट्वीट्स बहुत वायरल भी होते हैं और ये भी ट्वीट काफी उनका वायरल हुआ है, जिसको लेकर उन्होंने काफी चर्चा की है। लेकिन सवाल ये है, और इसके बहुत सारे ट्वीट्स, लगभग अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ऑलमोस्ट 6000 ट्वीट्स इसके हो चुके हैं, रीट्वीट्स हुए हैं। तो ये इतना बड़ा टॉकिंग पॉइंट भी बन गया है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी के ट्वीट को क्यों नहीं एक्नॉलेज किया। मैं गिरीश जी से शुरू करती हूँ और उसके बाद एक बड़ी तस्वीर के लिए मैं प्रोफेसर पाशा के पास आऊंगी कि गिरीश जी, इस ट्वीट को आप कैसे देखते हैं, नागेश्वर राव की ट्वीट को? नहीं, देखिए, भक्ति तो वही करता है जो परेशानी में होता है। अब इसको भी उम्मीद है कहीं गवर्नर बन जाए या कहीं राज्यसभा की सीट मिल जाए, क्योंकि ये तो बहुत ही कलरफुल ऑफिसर रहा है। आप इनकी हिस्ट्री चेक करें तो 2011 में एक गवर्नमेंट की लैंड इन्होंने किसी लेडी के नाम पे ट्रांसफर करके खुद खरीद ली थी, उसका केस चल रहा है। 2016 में आप देखिए तो चेन्नई की एक कंपनी थी वीजीएन डेवलपर्स करके, उस पे जब इंक्वायरी आई तो इन्होंने सारे ऑफिसरों को बोल दिया कि भाई कोई उसकी फाइल नहीं खोलेगी, उसका कोई सर्च नहीं होगा। और वर्स्ट पार्ट ऑफ इट इज कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद इन्होंने संजय भंडारी का बहुत फेमस करप्ट केस हुआ था चार्टर्ड अकाउंटेंट का, उसमें इसने जो ऑफिसर नहीं मान रहे थे, एक साथ 70 ऑफिसरों को उन्होंने आईआरएस के ट्रांसफर कर दिया था। उस पर हल्ला गुल्ला हुआ, फिर आप देखिए कि इनको निकाल दिया जाता है। तो वहां से ये वापस आते हैं तो जो डॉक्टर अपना ये डायरेक्टर थे आलोक शर्मा, इनसे इनकी नहीं बनती थी, तो आलोक शर्मा ने आके उनको रेइंस्टेट करा। जब जो ऑफिसर इन्होंने निकाल दिए थे नागेश राव ने,
तो वो उन्होंने उसको रिस्टेट करने के बाद जैसे ही आलोक शर्मा को ही हटवाने की इसने हिम्मत कर ली और वो हटवा भी दिए गए। और फिर जैसे वापस इनको इंटीरियम डायरेक्टर बनाया गया तो इन्होंने अपना खेल करना शुरू कर दिया। अब दिक्कत कहां पे हो गई कि फिर ये इतना लार्जर देन लाइफ हो गए थे कि इन्होंने भाजपा को भी बंद कर दिया जवाब देना। तो इन्होंने एक केस में ये फंस गए थे, दैट वाज शारदा चिट फंड। इसमें इन्होंने इनको इंक्वायरी करनी थी, वो इन्होंने स्लो कर दी फॉर सम रीजन। तो ये काफी इंफॉर्मेशन लीक करते थे, अपने आदमियों को बचाने की कोशिश करते थे, इनका ये रिकॉर्ड रहा है। तो अभी इनको ये सडनली ऐसे लगा होगा कि भाई हम कैसे वापस मोदी जी के ध्यान में आ जाए, तो कुछ ऐसा ही कर देते हैं कि भाई उसमें बातचीत हो। और हम लोग ज्यादातर तो नागेश्वर राव को हेल्प कर रहे हैं, और उसमें आप देखिए कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में खुद ही इन्वॉल्व होते थे। एक कलकत्ता की कंपनी थी, आई थिंक दैट वाज, नाम मैं भूल रहा हूं उसका, हाँ, एंजेला मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड, उसके शेयर 100 रुपये में इनकी वाइफ ने ली थी, संध्या नागेश्वर राव ने, और उसको 1000 रुपये में बेच दिया था। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग में भी मास्टर थे। अपने डिपार्टमेंट को किसको परेशान करना है, किसको अपने साथ रखना है, किससे क्या काम करवाना है, ये सारे मापदंड डालते। तो उस टाइम पे ही वाज हाईली क्वालिफाइड फॉर बीजेपी गवर्नमेंट। लेकिन फिर उसने बीजेपी गवर्नमेंट का इलाज कर दिया। उनको ऐसा था कि शारदा चिट फंड में वो बहुत लोगों को अरेस्ट कर लेंगे, वो उन्होंने करा नहीं क्योंकि उन्होंने उधर भी सेटलमेंट कर लिया होगा। तो उसके बाद इनको हटा दिया जाता है, और अभी रिटायर होके बैठे हैं तो सोच रहे हैं अभी क्या करूं। तो देख लेंगे, अभी रघुराम राजन भी तो उनकी फेवर में आ गए हैं, तो मेरे ख्याल से अब फिर पुरानी फाइलें सब लोग की खुल रही है, अभी बहुत लोग ऐसे एक्टिव हो जाएंगे। जी जी मैं प्रोफेसर पाशा के पास आ रही हूँ, आपसे भी एक कमेंट चाहूंगी इस ट्वीट पर क्योंकि बहुत वायरल हो रहा है। आपका क्या कहना है प्रोफेसर पाशा कि और सबसे बड़ा सवाल है, अगर नागेश्वर राव के पॉइंट ऑफ व्यू से ना भी देखा जाए, नागेश्वर राव का तो कच्चा चिट्ठा भी गिरीश जी ने बताया, लेकिन सवाल ये कि जो सवाल उन्होंने खड़ा किया है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को एक्नॉलेज क्यों नहीं किया, 3 दिन हो गए, हो सकता है मोदी जी की वो भक्ति चाहते हो, मोदी जी की भक्ति में उन्होंने ये बात लिखी हो, और हो सकता है उनको कोई पोस्ट चाहिए हो, लेकिन सवाल तो अपनी जगह वाजिब है ना कि 3 दिन हो गए और डोनाल्ड ट्रंप ने उसको ट्वीट को एक्नॉलेज भी नहीं किया। ये कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है। देखिए, ये जो उदाहरण नागेश्वर राव का दिए है, अगर आप डिटेल में देखें, जहां भी नॉन बीजेपी की गवर्नमेंट्स थे वहां तोड़ के बीजेपी की गवर्नमेंट जो बनाए, चाहे कर्नाटका में हो जहां से मैं ताल्लुक रखता हूँ, तो कुमार स्वामी और कई लीडरान येडियुरप्पा को भी लेके, या महाराष्ट्र में करप्ट लीडर्स जो ईडी के निशाने पे इनकम टैक्स के या दूसरे मामलों में जो मुलविस थे, उनको टारगेट करेंगे बोल के वो अपनी पार्टी तोड़ के, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी में हो या जो शिवसेना की थे या एनसीपी के थे, वो बीजेपी में शामिल होके तोड़ फोड़ करके वहां गवर्नमेंट बनाने में मदद की बीजेपी की, जैसा पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। जो भी रूल ऑफ लॉ से बचना चाहते थे, कोर्ट से बचना चाहते थे, जुडिशरी से बचना चाहते थे, रिफ्यूज लेते थे पार्टीज में। अब वही उसी तरह हुआ है, और ये भी जो है चापलूसी में लगे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ क्रम्स मिल जाएंगे मोदी के ट्वीट को हाईलाइट करके। तो ये ऐसे लोगों की कमी नहीं है भारत में जो ऐसे कामें करते हैं, और मेरे ख्याल से इतना महत्वपूर्ण इनको रोल ये हाईलाइट करना ठीक नहीं होगा। लेकिन इसी ट्रंप जो है वो दो चीजें हैं। एक तो लगता है कि वो नाराज हैं प्रधानमंत्री से कई मामलों में लेके। दूसरी बात यह है कि वो जो काम करते आ रहे हैं 3-4 दिन से, इससे साफ जाहिर है कि उनका फोकस जो है डोमेस्टिक इश्यूज पे है, चाहे वो इमिग्रेशन पे हो या जो नॉर्थ कैरोलिना के जो हरिकेन टोर्नाडो से हिट हुआ था, जहां 100 से ज्यादा लोग मर गए, अभी तक वहां का मलबा उठा नहीं पाए। और उसके बाद जो आग से मुतासिर हुए हैं लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में, वहाँ उनको रिलीफ कैसा पहुंचाएंगे बोल के वहाँ टूर कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन के दौरान बहुत लंबी चौड़ी प्रॉमिसेस किए थे, वादे किए थे कि रिलीफ पहुंचेगा। फीमा जो फेडरल एजेंसी का है,
तो अब वो कह रहे हैं कि ये फीमा को हम उखाड़ के फेंक देंगे और स्टेट्स को पावर देंगे इन नेचुरल डिजास्टर्स से, हरिकेन से, टॉर्नेडो से, अर्थक्वेक से वगैरह। तो ये कोई बात नहीं बनती स्टेट्स से कि फेडरल एजेंसी खत्म करके आप स्टेट्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे थोप दो कि आपका मामला है, आप इसको सुलझाइए बोल के। तो ये जो है श्रिंकिंग इकोनॉमी के आसार हैं। और इससे जुड़ा हुआ सवाल आपने जो उठाया था फॉरेन एड का, यही लगता है। देखिए, अब उनकी सोच ये है कि हर एक डॉलर जो बाहर हम दे रहे हैं उसका हमें $10 का फायदा होना चाहिए, चाहे वो नाटो देश से 2% से 5% डिफेंस बजट बढ़ाने की बात हो, या टैरिफ डालने की बात हो चाइना पे या ब्रिक्स कंट्रीज पे। खुद यूक्रेन को उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया, अब उसको खत्म कर रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप। और दूसरे WHO से भी उन्होंने विड्रॉ कर लिया, जहां बिलियंस ऑफ डॉलर्स देते थे पूरी दुनिया में जो बीमारी वगैरह के लिए। अब चीन अमेरिका की जगह उसको सपोर्ट करेगा WHO को। तो आपको अंदाजा होगा कि चीन उभरता हुआ सुपर पावर है, इकोनॉमिक पावर है, हालांकि मिलिट्री पावर अमेरिका को अभी मैच नहीं कर सकता। लेकिन जो अमेरिका असिस्टेंस देता था WHO की तरह एजेंसी को, और डायरेक्टली अफ्रीका में जो डिजीजेस हैं, लैटिन अमेरिका में, पूरी एशिया में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, उसको बंद करना, ये क्लियर पॉइंट है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। उनको हर एक डॉलर बचाना है। अब जब तक रिव्यू नहीं होता इसको बंद रखेंगे। और फॉरेन एड से ही उनकी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी से हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल होता था वो। तो जबकि अब उनको डॉलर चाहिए, तो उनका इन्फ्लुएंस भी धीरे धीरे घटता जाएगा, और दूसरे जिनके पास पैसे हैं, जैसा चीन है और खाड़ी के देश हैं, वो अपना असर और रसूख जो है बढ़ा रहे हैं। तो ये बिग पिक्चर यही है कि जो अमेरिका सोचता है, जो करना चाहते हैं, अब उसकी बात को मानने के लिए दूसरे देश भी जो है आंख में आंख डाल के बोल रहे हैं कि नहीं भाई, आपका दबदबा जो है हम मानने को तभी तैयार नहीं है, चाहे वो मेक्सिको हो या कनाडा हो या ग्रीनलैंड हो या पनामा हो। तो ये सब धमकियां जो है काम नहीं आएंगे ये। प्रोफेसर पाशा, लेकिन ये मोदी जी के लिए अब कितनी बड़ी चिंता का विषय है। एक तो ये है कि भाई मोदी जी का स्टैचर जो एक कम खुद डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस की वजह से हुआ कि भाई वो वहां गए नहीं, वो तो एक सेपरेट स्टोरी हो गई ऑल टुगेदर कि स्वेरिंग इन खत्म हो गया। लेकिन अब इसके बाद जिस तरीके का सुलूक डोनाल्ड ट्रंप लगातार करते आ रहे हैं, और सिर्फ मोदी जी के साथ ही नहीं, बाकी देशों के साथ भी, जो एड खत्म करना, उसके बाद जो डिपोटेशन को लेकर सीरियसली सारे प्लेन्स चलाना, तो जाहिर सी बात है कि जो उनका मेक अमेरिका ग्रेट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो मोदी जी के लिए तो सही नहीं। और मैं बार बार मोदी जी का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमें अपने देश से मतलब है कि हमारे देश में क्या होगा डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन से। तो बड़ी ये मुसीबत बनेगा मोदी जी के लिए। जी, ये तो क्लियर सिग्नल्स हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आप पहले की तरह जो रिलेशंस थे उसकी उम्मीद मत रखिए। ये बिजनेसमैन है, और ये इकोनॉमिक पोजीशन, वहाँ आर्थिक स्थिति की वजह से मेक अमेरिका ग्रेट दोबारा वो स्लोगन उठा के, और उसका माने है डोमेस्टिक इकोनॉमिक ढांचे को मजबूत बनाना, और जो डॉलर से दायरे में बाहर जाना चाहते हैं उनको किसी भी तरह डरा धमका के या सॉफ्ट पावर से डिप्लोमेसी को उनको अपने इसमें कंट्रोल में या इन्फ्लुएंस में रखना है। देखिए, अब डोनाल्ड ट्रंप जो है पहली कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आप पुतिन से मिलके यूक्रेन का मसला हल करेंगे 24 घंटे में बोल के उनसे सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि मैं वहां नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं सऊदी अरेबिया जा रहा हूं। पिछली बार भी मैं पहले टर्म में वहां गया था। तो उनसे पूछा गया कि क्यों आप वहां जा रहे हैं, उनके प्रायोरिटी क्या है। तो मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है और प्राइम मिनिस्टर है, वो $500 के तिजारत या ट्रेड हमारे से करना चाहता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं वहां जा रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि हम जो है वेनेजुएला को सैंक्शंस लगाए हैं, थोपे हैं, वो सुन नहीं रहा है, हम वहां का इन्वेजन करेंगे।
ऑयल वहां का कब्जा कर लेंगे बोल के। तो ये जो है उसके नजरों में जो भी मालदार है उसी से बातचीत करना चाहता है। तो मोदी साहब जो है कितने डॉलर, कितने बिलियन, हमारा पूरा जखीरा फॉरेन एक्सचेंज का $650 बिलियन है। क्या हम पूरा वो अमेरिका को, ट्रंप को बोल देंगे कि हम इतने फॉरेन एक्सचेंज में पूरा आपके हथियार खरीदेंगे, चीजें खरीदेंगे, तो हमारी तिजोरी खाली हो जाएगी? तो ये तो कह नहीं सकते। ये ज्यादा से ज्यादा 50-60 बिलियन का वो वादा कर सकते हैं। उस लिहाज से जो है मोदी और भारत बहुत स्मॉल फ्राई है, छोटी मछली है ट्रंप के लिए। तो आप ग्लोबल पिक्चर देखिए, चाइना का ट्रेड अमेरिका से काफी ऑलमोस्ट $800 बिलियन है, जिसमें से चीन जो है $200 बिलियन के खरीद अमेरिका का माल खरीदता है और बाकी का 400 बिलियन अमेरिका खरीदता है। तो वो बड़े फिगर्स जो है हम मैच नहीं कर सकते। हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और वहां से इंपोर्ट कम करते हैं, जो कि ट्रंप नाराज है, क्योंकि आप ब्रिक्स के साथ जुड़े हुए हैं, चीन के साथ, रशिया के साथ, थर्ड वर्ल्ड के साथ ग्लोबल साउथ की लीडरशिप करना चाहते हैं। तो हमको क्या देंगे? मेक अमेरिका ग्रेट में आपका हिस्सा क्या है बोल को वो बार बार सवाल पूछता है। वो मोदी को उसी नजर से देखता है कि भारत एक छोटा देश है, इतना खरीद नहीं सकता बल्कि। तो इस लिहाज से जो है वी आर नॉट इन हिज परसेप्शन वेरी अट्रैक्टिव कंट्री, जैसा चीन है या सऊदी अरेबिया है या छोटा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है वगैरह सब। तो ये लोग सिर्फ खरीदते ही नहीं, क्योंकि इनकी इंडस्ट्री कुछ खास नहीं है, सब कुछ बाहर से आता है, और उनके ऑयल फंड्स जो सॉवरेन वेल्थ है पूरे अमेरिकन ट्रेजरी में, बैंक्स में वहां डिपॉजिट है। तो हम वहां नहीं रखते। हम करेंसी डॉलर कुछ रखे हैं, यूरो कुछ रखे हैं और दूसरे करेंसीज कुछ रखे हैं। तो हमारा ब्रेड फॉरेन एक्सचेंज बास्केट डाइवर्स है, और गोल्ड में भी हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि अमेरिकन डॉलर उसके बेसिस पे 71 से खत्म हो गया था। ठीक है, अब मैं गिरीश जी के पास आती हूँ कि गिरीश जी, क्या ट्रंप ने ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मोदी जी को ही एकदम छोटा साबित कर दिया है, लेकिन क्या देश के जितने भी बाकी देशों के भी जितने रूलर्स हैं या जिस तरीके की अब जो स्थितियां उभर रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, इसको कैसे देखेंगे कि क्या सभी लीडर्स का कद क्या ट्रंप ने अब बिल्कुल खत्म कर दिया है? और मोदी जी का वैसे ही कद कम हो गया था, जो बचा कुचा था वो भी आज नष्ट करके पूरी तरह से रख दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। नीलू जी, ये दोनों ही डियर फ्रेंड है, तो डियर फ्रेंड की हालत दोनों की सही है। जो इधर गौतम अडानी ने मोदी जी की हालत करी, वही एलन मस्क इसकी ट्रंप की कर देगा। आप देखो, उसने पीएसी में से, पेरिस का क्लाइमेट एग्रीमेंट में से उसने विड्रॉ करा, WHO से विड्रॉ, क्योंकि उसके पास पैसे हैं ही नहीं, उसको सेव करना है। और यहाँ ये चाइना की बात करता है, वहां पे उसने जो वायरस के लिए जो लेबोरेटरीज बनी हुई थी उसका फंडिंग उसने रोक लिया है, और उसको युआन वायरस बोलता है, वो कोविड वायरस नहीं बोल रहा है। तो ही इज ऑलरेडी कमिंग इनटू करेक्शन। अभी आप देखिए बहुत ही स्मार्टली, क्योंकि वो ड्रिल बेबी ड्रिल वाला कॉन्सेप्ट वो लेके आया कि अभी वो वापस ऑयल एक्सट्रैक्ट करेगा और बेचेगा। वहां पे एनवायरमेंट का जो आप डंडा चला रहे थे पूरी दुनिया पे, वो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट कहां से लाओगे? तो उसने सोचा कि इसमें से निकल ही जाओ, फिर कोई पंचा फचड़ा ही नहीं होगा, तो हम पोल्यूशन करेंगे, अब आप भी करो, मतलब सब खुश रहो। तो सऊदी अरेबिया का जो पाशा साहब ने बताया वो है, वो सऊदी अरेबिया ने इसको पैसा ऐसे ही नहीं देना है, दे विल हैव टू निगोशिएट ऑन पैलेस्टाइन। तो वो इजराइल का क्या करेगा? मतलब इसकी खुद की हालत खराब है, और जिस भरोसे पे एलन मस्क ने इसको यहाँ पे लाके बिठा दिया है, उसकी भी हालत यही है। उसने ऑर्डर तो दिला दिए, अभी उसका स्टारबक्स वाला प्रोग्राम आगे चलेगा नहीं। वो मुकेश अंबानी भी जाके आ गए, उन्होंने किसको पटा लिया, ट्रंप को कि एलन मस्क को, पता नहीं। अब तो वो जब आएगा तब पता चलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा तो जियो को ही था अगर एलन मस्क यहाँ आता स्टार लेके। तो काफी कुछ अरेंजमेंट्स बदलते चले जा रहे हैं, लेकिन जितने कॉन्फिडेंस से ट्रंप बात कर रहा है, हमने भी बांग्लादेश, नेपाल सबसे रिलेशन बिगाड़ लिया, इसने भी मैक्सिको को भी धमका दिया, कनाडा को भी धमका दिया। अब पता ही नहीं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदलती चली जा रही है। चाइना का इन्वेस्टमेंट कितना है कनाडा में, और यूरेनियम और ऑयल पे तो आप उसी पे डिपेंडेंट हो। वो बोलता है मैं भी बंद कर दूंगा, आपको यूरोपियन यूनियन आपको साथ नहीं दे रहा है। सो नाउ, जैसे फादर ने बोला कि आंख में आंख डाल के बात करने वाले बहुत लोग हैं, और तुम्हारा जो डिपेंडेंस होता था कि भाई वो आर्मी भेज देंगे, ये कर देंगे, उसके सामने 20 साल से चाइना आपकी इंप्रेशन खत्म करता चला जा रहा था। आप डंडे की बात करते थे, वो धंधे की बात करता था।
People have realized the development in Africa, चाइना ने कैसा करा है, many of the countries he has done. तो ये पूरा जो चेंज हो रहा है, अभी भी वो उसको ये इंप्रेशन है कि मैं बोलूंगा, डांटूंगा और सब लोग चुप बैठ जाएंगे। अब वो रिटायर्ड मास्टर है, मेरे ख्याल से कोई सुनेगा नहीं उसकी। जी अंत में क्या कहेंगे प्रोफेसर पाशा, इस पूरे जो जिस तरीके से डायनामिक्स बदल रहे हैं, और मैं मोदी जी के संदर्भ में बार बार पूछूंगी कि हमें चिंता भारत की करनी चाहिए, ट्रंप का जो भी अगला एक्शन होगा, चाहे वो उन्होंने इंटरनेशनल एड काटी हो या फिर जो मेक्सिको की तरफ से उनको रेजिस्टेंस मिल रहा है, भारत के ऊपर इस समय कितना खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है? अंत में संक्षेप में। जी सर। देखिए, भारत जो है अब इंटरनेशनल रिलेशंस में क्रॉस रोड्स पे है। हमें ये तय करना है, जैसा सीनियर बुश ने कहा कि आइदर यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस, तो हमको ये तय करना है कि हम इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो अमेरिका खुद अपने आप में छवि उड़ा रहा है, चाहे यूक्रेन में हो, इजराइल में हो और सीरिया में, अब तो हमें डिसाइड करना है कि हमें अमेरिका के साथ रहना है, चीन के खिलाफ उनको इस्तेमाल करने के लिए हमें देना है, या हम अल्टरनेटिव जो ब्रिक्स ऑर्डर इमर्ज कर रहा है, जो ग्लोबल साउथ की हम लीडरशिप की दावा करते हैं, उसमें रहना है। क्योंकि अब दबाव इतना बढ़ गया है, या तो हम सऊदी अरब की तरह उनसे खरीदें हथियार और दूसरा माल, जो कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, या तो हम आंख में आंख डाल के बोलेंगे नहीं भाई, हमारा सॉवरेनिटी और नेशनल इंटरेस्ट अलग है, आपके दबाव में आके हम चीन के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। हमारा 5000 किलोमीटर का बॉर्डर है उनके साथ, हम उनसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और हमको सस्ते में रशिया हथियार देता है, हम उससे भी बाकायदा ताल्लुकात बनाए रखना चाहते हैं। और हम ग्लोबल साउथ की लीडरशिप, आपके वर्ल्ड पे रूल्स बेस्ड ऑर्डर को आप धज्जियां उड़ा रहे हैं, हम उनके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन आप यूएन जनरल असेंबली में देखें तो पैलेस्टीन का इशू या जो भी इशू अगर कब्जा कर लेता है पनामा पे, यूएन में जाता है मामला ये, तो सिर्फ इजराइल और अमेरिका एक दूसरे को मदद करेंगे, कोई और ग्लोबल साउथ से इनकी सपोर्ट नहीं करेगा, वेस्ट यूरोप भी नहीं करेगा अमेरिका की सपोर्ट। तो हमें तय करना है कि हमारे पास इतनी ताकत है, कुव्वत है, या हम स्पाइनलेस हैं, या मोदी सरकार सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हाँ करके मोदी को बुला के, ट्रंप को बुला के क्वाड मीटिंग में मीठी मीठी बातें करके हम ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे बोल के अपनी कुर्सी बचाने के लिए ट्रेड को बढ़ावा देते हैं, और पहले की तरह एक टांग ब्रिक्स में और एक टांग क्रम्बलिंग रूल्स बेस्ड ऑर्डर में रखेंगे, तो ना हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, हम दोनों तरफ से पिटेंगे और हमारा ही नुकसान होगा। नहीं, लेकिन पाशा साहब, आपको ये नहीं लगता कि हम ऑलरेडी पिट चुके हैं? हमारा एक पैर एक तरफ है, एक पैर एक तरफ है। मोदी जी अब बचाएंगे क्या? कुछ बचा हुआ है बचाने के लिए? नहीं, फिसल के हम गिरे थे, लेकिन उसको हड्डी पर ये पट्टी बांध के धीरे दोबारा खड़े हुए, लेकिन दूसरा बार फ्रैक्चर अगर हो तो बहुत फैटल होगा, उसमें रिकवर करना बहुत मुश्किल होगा। जी, गिरीश जी कुछ कहेंगे अंत में? बस उसके बाद फिर मैं इस कार्यक्रम को खत्म करूंगी। जी सर। नहीं, बस हम तो एक ही मैसेज दे सकते हैं कि मीडिया शुड नाउ ट्राई एंड टर्न टू इम्प्रूव। अभी भी वो चाइना हमारा दुश्मन है, व्हाई यू पीपल आर, इनको ऐसे लगता है कि वो मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढेंगे और पब्लिक वोट दे रही है, तो यू गो अगेंस्ट चाइना और डर दिखाते रहोगे। दीज आर नॉट गोइंग टू गैदर वोट्स फॉर यू। कम से कम इंटरनेशनल लेवल पे हमारी फजीहती न कराए, जैसे अब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा मीडिया फॉरेन में भी अब दे हैव गॉट अ जीरो वैल्यू, तो एटलीस्ट कम से कम देश की इज्जत बचाने के लिए अभी थोड़े वो ईमानदार हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पाशा। गिरीश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।